नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ था, हम ये जानते हैं। इसके बाद 2020 में संसद ने इसके परिसीमन के लिए एक आयोग का गठन भी किया था। अब हाल ही में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के परिसीमन से संबंधित तमाम सुझाव दिए हैं और तमाम बदलावों की बात की है। कई राजनीतिक दल इस रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं, इस आयोग का विरोध कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विवाद से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर परिसीमन क्या होता है और किसी देश की राजनीति के लिए उसके क्या मायने होते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं वीडियो की रूपरेखा को, यानी इस वीडियो में हम किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे खबर पर, यानी न्यूज़ क्या है, हालिया विवाद क्या है। इसके बाद जानेंगे कि परिसीमन और परिसीमन आयोग क्या होता है और इसकी पृष्ठभूमि पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है वो क्या है और उससे संबंधित विवाद को भी जानेंगे। आयोग ने हाल ही में जो अपनी अंतिम रिपोर्ट दी है उस पर भी बात करेंगे और इस रिपोर्ट के क्या मायने हो सकते हैं, क्या निहितार्थ हो सकते हैं, इसको भी जानेंगे। अंत में कुछ निष्कर्ष की बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। आप इसे भारतीय राजनीति, संघवाद और केंद्र राज्य संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज की हमारी खबर क्या है। तो खबर हमारी इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है व्हाट चेंजेस टू जेएनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स, यानी जेएनके के जम्मू कश्मीर के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें जो परिवर्तन किया जा रहा है उसके क्या मायने हैं। तो ये खबर इंडियन एक्सप्रेस से है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम परिसीमन की प्रक्रिया और परिसीमन आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे जैसे दुनिया विकास कर रही है, हमारी जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में निर्वाचन क्षेत्रों को जनसंख्या के लिहाज से तर्कसंगत बनाना, रैशनल बनाना और तमाम निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना जरूरी है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है उस प्रक्रिया को परिसीमन के नाम से जाना जाता है। अगर डेफिनेशन के तौर पर बात करें तो परिसीमन संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के सीमांकन की एक प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया प्रत्येक कुछ वर्षों में आयोजित की जाती है, यानी लगातार कुछ वर्षों में ये प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। लगभग जब भी हमारे यहाँ जनगणना होती है उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सैद्धांतिक रूप से बात करें तो क्योंकि ये जो परिसीमन की प्रक्रिया होती है वो राजनीतिक रूप से काफ़ी संवेदनशील होती है, ऐसे में ये प्रक्रिया सरकार द्वारा आयोजित नहीं की जाती है बल्कि संसद द्वारा आयोजित की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके तहत भारतीय संसद परिसीमन अधिनियम को लागू कर सकती है। इस परिसीमन अधिनियम के तहत भारतीय संसद परिसीमन आयोग का गठन करती है। परिसीमन आयोग एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति होती है, यानी इसको कई अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिनियम जो है इस आयोग के जो निर्णय होते हैं, जो तमाम निर्णय होते हैं वो कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। जो भी पक्ष होते हैं उन्हें इन निर्णयों को मानना जरूरी होता है। इसके अलावा इस आयोग के जो आदेश होते हैं उन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी संरचना यानी इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें अध्यक्ष के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या निवर्तमान न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त या 2 चुनाव आयुक्तों में से कोई एक, यानी चुनाव आयोग का कोई एक प्रतिनिधि शामिल होता है। इसके अलावा इसमें राज्य चुनाव आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें सहयोगी सदस्यों के तौर पर 5 सांसद और 5 विधायक भी शामिल होते हैं जिन्हें स्वैच्छिक तौर पर शामिल किया जाता है। अब इसके आगे इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, यानी जम्मू कश्मीर में जो विवाद खड़ा हो रहा है इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई अगस्त 2019 में। अगस्त 2019 में सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ विशेष प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा भी समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा इस मायने में कि भारतीय संविधान में जो तमाम प्रावधान हैं वो तमाम राज्यों पर लागू होते थे लेकिन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, लेकिन 2019 के बाद लागू होने लगे। इसके अलावा 370 में ये भी प्रावधान था कि रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर भारत सरकार जो भी तमाम कानून बनाएगी उन्हें जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति होनी जरूरी है। लेकिन 2019 के बाद ये स्थिति बदल गई। इसके बाद आया अक्टूबर 2019। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में कर दिया गया। एक हुआ खुद जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। अब 2019 में जो अधिनियम आया था, जो पुनर्गठन अधिनियम आया था, उसके तहत एक प्रावधान था
कि जब विभाजन होगा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की सीटों में कुछ वृद्धि की जाएगी। उससे पहले की बात करें तो विभाजन से पहले जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें थी, जिसमें कश्मीर की 46 सीटें, जम्मू की 37 सीटें, लद्दाख की 4 सीटें शामिल थी। इसके अलावा इसमें POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटें भी शामिल की गई थी। लेकिन विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर में केवल 107 सीटें बची, जिसमें कश्मीर की 46 सीटें, जम्मू की 37 सीटें और POK की 24 सीटें थी। अब सरकार के सामने ये सवाल था कि ये जो बची हुई सीटें हैं, इनका युक्तिसंगत, इनको समान रूप से कैसे विभाजित किया जाए। इसके लिए 2020 में 6 मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग का नाम था जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग। इस आयोग का प्राथमिक कार्य था कि जम्मू कश्मीर के जो परिसीमन से संबंधित तमाम कार्य हैं उन्हें पूरा किया जाए। तो आयोग ने अपने कार्य किए और अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। इस आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा इसमें कश्मीर के कुछ सांसद, कश्मीर के कुछ विधायक भी शामिल थे। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना भी ज़रूरी है कि इससे पहले क्या व्यवस्था थी। तो इससे पहले जो भी जम्मू कश्मीर में संसदीय सीटों का जो भी विभाजन किया जाता था वो संविधान के प्रावधानों के तहत किया जाता था, जबकि जो भी विधानसभा सीटों का सीमांकन किया जाता था वो जम्मू कश्मीर के लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1957 के तहत किया जाता था। लेकिन 2019 के बाद ये स्थिति बदल गई और दोनों ही संसदीय सीटों और विधानसभा सीटों का जो परिसीमन है वो अब संसद द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से स्थिति पूरी तरह बदल गई। लेकिन जब कोई चीज़ आती है तो उससे संबंधित विवाद भी हमारे सामने आते हैं। इस आयोग से संबंधित भी कुछ विवाद हैं। कई लोग मानते हैं कि यह आयोग पूरी तरह से असंवैधानिक है। असंवैधानिक कैसे है? तो और लोगों का, तो जो लोग हैं उनका ये तर्क है कि आयोग का गठन पुनर्गठन अधिनियम 2019 के आधार पर किया गया है और ये अधिनियम स्वयं न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे में इस अधिनियम के तहत कोई भी आयोग गठित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो अंतिम परिसीमन किया गया था वो 1995 में किया गया था। इसके बाद अगला परिसीमन 2005 में किया जाना था। लेकिन इस अगले परिसीमन से पहले 2002 में ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में 2026 तक परिसीमन प्रक्रिया को फ्रीज कर दिया, उस प्रक्रिया को रोक दिया, उस पर स्थगन लगा दिया। इसके बाद ये पूरा मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के पास भी गया। लेकिन दोनों ही न्यायालयों ने इस पूरे निर्णय को, जो जम्मू कश्मीर सरकार का जो निर्णय था, उसको बरकरार रखा। ऐसे में अगर हम परिसीमन प्रक्रिया को लागू करते हैं तो ये कोर्ट के डिसीजंस का एक तरह से उल्लंघन होगा। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि ये आयोग पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसके अलावा आयोग की अब अंतिम रिपोर्ट पर बात करते हैं। आयोग ने अपनी हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए? इस रिपोर्ट के सुझावों को हम 2 स्तरों पर बांट सकते हैं। पहला है विधानसभा के स्तर पर और दूसरा लोकसभा के स्तर पर। विधानसभा के स्तर पर बात करें तो आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 सीटों की बढ़ोतरी की बात की है, जिसमें से 6 सीटें जम्मू में बढ़ाई जाएंगी जबकि 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई जाएगी। इस तरह जम्मू में कुल सीटें बढ़कर 43 हो जाएंगी और कश्मीर में कुल सीटें बढ़कर 47 हो जाएंगी। इसके अलावा मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में भी बदलाव के सुझाव दिए गए हैं। अब लोकसभा के स्तर पर बात करें तो अनंतनाग और जम्मू सीटों में बड़े फेरबदल के सुझाव दिए गए हैं। और डिटेल में बात करें तो जम्मू का पीर पंजाल क्षेत्र कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा श्रीनगर के शिया बहुल इलाके को बारामूला क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। श्रीनगर क्षेत्र हमारा जम्मू में आता है जबकि बारामूला क्षेत्र कश्मीर में आता है। इस तरह से जम्मू के कुछ क्षेत्रों को निकाल के कश्मीर में डाल दिया गया है। इसके अलावा इस पूरी रिपोर्ट में कश्मीरी पंडितों के लिए भी एक व्यवस्था की गई है। इसमें कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी प्रवासियों के लिए कम से कम 2 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में ये आने वाले समय में इस क्षेत्र की राजनीति में कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा। अब आगे बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के क्या मायने हो सकते हैं, यानी इस रिपोर्ट के क्या निहितार्थ निकल के आएंगे। तो इस रिपोर्ट के कारण अगर इस रिपोर्ट को लागू किया जाता है तो इसके चलते जम्मू कश्मीर की 44% आबादी जो कि जम्मू में रहती है वो 48% सीटों पर मतदान करेगी। इसके अलावा कश्मीर की 56% आबादी 52% सीटों पर मतदान करेगी। अगर पहले की व्यवस्था को देखें तो पहले कश्मीर की 56% आबादी 55% सीटों पर मतदान करती थी, वहीं जम्मू की 43% आबादी 44% सीटों पर मतदान करती थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से जो जम्मू कश्मीर का वोटिंग स्ट्रक्चर है उसे और ज़्यादा रैशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है और ज़्यादा तर्कसंगत बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इस पूरी रिपोर्ट में कश्मीरी पंडितों के लिए जो प्रावधान किया गया है वो आगे आने वाले समय में जो कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न हुआ है उसे उन्हें न्याय दिलाने में मदद करेगी और क्षेत्र की राजनीति में उन्हें एक प्रतिनिधित्व देगी। इसके अलावा इस पूरी रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित करने की बात की गई है, जो कि आगे आने वाले समय में जो मार्जिनलाइज सेक्शन है इस क्षेत्र में
उनका एक तरह से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा और उनको लाभ देगा। इस तरह से ये तो हुई रिपोर्ट के मायने, यानी क्या बात हो सकती है इस रिपोर्ट की। कई राजनीतिक दल हैं जो इस रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से जो सत्ताधारी सरकार है, जो सत्ता में सरकार है, उसका समर्थन करती है और उसे लाभ देने की कोशिश करती है, उसके लिए एक वोट बैंक बनाती है। हालांकि ये एक राजनीतिक मसला हो गया। अब आगे की राह पर बात कर लेते हैं, यानी उन कुछ बिंदुओं पर बात कर लेते हैं जो हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं। तो अब क्योंकि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, ऐसे में सभी की नजरें अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की ओर हैं। ये जरूरी है कि सरकार ने लोकतंत्र के प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता जाहिर की है उसे पूरा किया जाए और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव आयोजित किए जाए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 370 को हटे 2 साल से ज़्यादा समय पूरा हो गया है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस 2 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आए हैं, उनका अध्ययन किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाएं। साथ ही सरकार ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों को और गति दी जाएगी और तेज़ किया जाएगा। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार अपने वादे को निभाए और जम्मू कश्मीर में तमाम विकास परियोजनाओं को लागू किया जाए। चलिए अब आगे एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप इसे 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि भारत की राजनीति पर परिसीमन का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न में जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन किया जा रहा है उसकी पूरी पृष्ठभूमि पर बात करनी है। साथ ही ये भी बताना है कि परिसीमन की प्रक्रिया के कारण भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इस विवाद से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।